Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, we are going to discuss about Indian Contract Act. If you have seen my previous sessions, in that I was discussing essentials of a valid contract. Essentials of a valid contract. So in that case, we have discussed offer or proposal, acceptance. Then we have discussed intention to create legal relation, lawful consideration. Then we have discussed who are competent to contract, who can make a contract. Then we have discussed about the free consent. Now next is that the object and consideration of the contract. कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्सिडरेशन है, दैट मस्ट बी लीगल एंड इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. It is not opposed to public policy. Is it clear? So it is also one of the essential elements. Now if you look at section 23 and 24, उसमें आपको ये बताया गया है कि सेक्शन 23 में कॉन्सिडरेशन और जनरली की कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट है जो एग्रीमेंट का, वो लॉफुल होते हैं अनलेस वर्ड आ गया. इट मीन्स सेक्शन 23 टेल्स अस दैट कंडीशंस व्हेन कॉन्सिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, इट इज़ अनलॉफुल. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ. सो द टर्म लॉ हेयर मीन्स ऑल टाइप, किसी भी तरह के लॉज हैं. कोई स्टैचुटरी लॉज है, नॉन स्टैचुटरी लॉज है, कस्टमरी बाय लॉज, इन एनी टाइप ऑफ लॉ. सो फॉरबिडन, नाउ द टर्म फॉरबिडन मीन्स नॉट ओनली प्रोहिबिटेड, सिर्फ यही नहीं है कि उसको प्रोहिबिट किया है, बट ऑल्सो इफ समथिंग डन लीड्स टू क्रिमिनल ऑफेंस. कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है. Is it clear? So when something is forbidden by law, an agreement to do that is unlawful. For example क्या है? सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस. अब आपके अगर आप लिकर सेल करना है, यू मस्ट हैव अ लाइसेंस फॉर दैट. लाइसेंस नहीं है तो क्या है? इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. एन एग्रीमेंट टू पे अ मनी इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम और टॉट. मर्डर करके आ गए हो, किसी ने आपको देख लिया मर्डर करते हुए. अब आपने कहा कि भाई आप पुलिस में इन्फॉर्म मत करना, आप इतने पैसे ले लो. इज़ इट? नो. ये भी फॉरबिडन बाय लॉ है. इट इज़ नॉट अ गुड कॉन्सिडरेशन, इट इज़ नॉट अ लॉफुल कॉन्सिडरेशन. इज इट क्लियर? नाउ चलो हम प्रेजेंट केस ले लो. अभी ये देखो, मैंने आपको बोला है कि इट इज़ नॉट ओनली प्रोहिबिटेड बट ऑल्सो इफ समथिंग डीन लीड्स टू क्रिमिनल लाइफ. कोरोना वायरस चल रहा है. कोरोना वायरस चलते समय अगर आप अपनी शॉप्स ओपन कर रहे हो, इज़ इट लॉफुल? बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल की शॉप है, डिमांड कर रहा है कि भाई पैसे, मुझे ये सामान चाहिए, जिस तरह से भी निकाल के दो. कोई सुबह निकाल के दे रहा है, शाम को निकाल के दे रहा है कि पुलिस ना देखे, तो वो क्या है? इट इज़ एट प्रेजेंट इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. इज इट क्लियर? सेकेंड कंडीशन वेयर कॉन्सिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल. defeat the provisions of any law. defeat the provisions of any law. कई बार क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है कॉन्सिडरेशन एग्रीमेंट का, इस तरह का होता है कि वो डायरेक्टली नहीं लॉ फॉरबिड करता उसको. इट वुड इफ़ परमिटेड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. अब जैसे आपका मोहम्मदन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, पार्टीज़ आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज, सिर्फ इसी वजह से टू एंटर इनटू अ सेपरेशन डीड बाय विच द हस्बैंड कोविनेंटेड दैट हिज वाइफ माइट लिव विद हर पेरेंट्स.
इस तरह का एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एडॉप्शन है, आप किसी बेटे को अडॉप्ट कर रहे हो, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, आइदर यू कैन अडॉप्ट अ गर्ल, यू कैन अडॉप्ट अ बॉय, रूल्स है चलो उसके। लेकिन आप सिर्फ अगर इसी वजह से एक बच्चे को, एक लड़के को अडॉप्ट, स्पेशली लड़के को एक्सेप्ट कर रहे हो अडॉप्शन में कि उसके बदले आपको मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, इट इज़ अनलॉफुल। इज़ इट क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो आपके फर्स्ट टू क्लॉज है, फॉरबिडन बाय लॉ या डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, दे आर रेलिवेंट फॉर बोथ कॉन्सिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ से क्लॉज 3 व्हाट इट सेज, फ्रॉडुलेंट पर्पस, कि कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का अगर किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए देन इट इज़ अनलॉफुल। Means 23 clause, section 23 clause 3 says that is fraudulent is mostly applicable in situations where agreement is challenged, where agreement is challenged in illegality of object. से क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 23 क्या कहता है, फ्रॉडुलेंट इज़ मोस्टली कौन सी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे एग्रीमेंट चैलेंज किया जाता है इन इलीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है वो इलीगल होते हैं। एग्रीमेंट की क्रेडिटर्स के साथ हम धोखा करेंगे, अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सनस है, दे एग्री कि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विद ईच अदर, और एक उसको कंसिडरेशन में मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपके चलो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, आप सेक्टर 24D चंडीगढ़ में, वहाँ पे क्या है आपका सेक्टर 24 चंडीगढ़, सेक्टर 24D में वहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। नाउ अगर एक ये लॉ के इंस्टीट्यूट्स हैं एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, वो कॉम्पीट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, अगर हम कॉम्पीट नहीं करेंगे तो एग्री करते हैं टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। इज़ दिस एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड एनी पार्टी? तो उसका एम तो है नहीं कि डिफ्रॉड करना, सो सेम इज़ इन्फोर्सेबल। So if 2 persons agree not to compete with each other and one of them in consideration for the other person not competing in the submission of tenders agrees to pay a certain sum of money, the agreement does not aim at defrauding anybody and the same is enforceable. This is an important case law of Jairam versus Kanaram. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट है जो एग्रीमेंट का वो एक सिर्फ मैनेज है कि कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉडुलेंट है, ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉडुलेंट। इज़ इट क्लियर? नाउ 4th क्लॉज है, दिस 4th क्लॉज ऑफ सेक्शन 23 विल बी मोर एप्लीकेबल और एप्लीकेबल इन योर illegality of object, is it is applicable in illegality of object. ठीक है, what section 23 clause 4 says, injurious to person or property, injurious to person or property. So it says an agreement between 2 persons to injure the person or the property of another is unlawful, that is agreement to commit a crime or civil wrong, for example assault or beat a person or to publish a libel against him. इज़ इट क्लियर? कि आपने एग्रीमेंट किया है क्राइम कमिट करोगे या सिविल रॉन्ग है, ये किसी पर्सन को बीट कर रहे हो, ये क्या है, अगेंस्ट इंजुरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी है। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ इंजुरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लॉज इज़ इमोरल। सेक्शन 23 क्लॉज 5 है, ये जो आपका रेजिडुरी क्लॉज है, टू टेक केयर ऑफ एनी अदर सिचुएशन विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक ग्राउंड्स विच आर नॉट लॉफुल। इज़ इट क्लियर? सो ये जो आपके 5 क्लॉज थे, देवर दीज 5 क्लॉजेज,
अगर आप एग्रीमेंट और कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट है दे अनलॉफुल होगा इन 5 क्लॉजेज में। जो 6th क्लॉज है दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या है? व्हाट डू यू मीन पब्लिक पॉलिसी? ये जो पब्लिक पॉलिसी है दैट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय जुडिशरी। ये किस बेसिस पे? ऑन द करंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इज इट क्लियर? Against public policy, it affects the public interest. To limit the scope of public policy, courts ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग है, पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिकिंग हो रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो दैट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। देन मैरिज ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे फादर है गर्ल का, दे एग्री टू मैरी हर विद सम पर्सन फॉर सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, ये क्या है आपका? अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी है। इज़ इट क्लियर? अब थर्ड का है जहाँ पे अगेंस्ट पब्लिक प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ चैम्पिटी। मेंटेनेंस एंड चैम्पिटी भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? It means contingent fee by lawyers and share in the fruits of litigation to the lawyer by way of an agreement is void. देखो लॉयर्स की क्या है? लॉयर्स की एक फ़ी होती है, लेकिन अगर वहाँ पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि फ़ी तो पे करनी है, लेकिन अगर आपके फेवर में केस डिसाइड हो गया, देन यू हैव टू शेयर दी fruits of the litigation. Is it clear? So chambity, it is a kind of maintenance in which the person assisting in proceeding is to receive a share in the gain made in the proceedings made by him. Clear? So this was against the public policy. Now if you look at section 24, अगर आप section 24 देखोगे, जहाँ पे क्या लिखा है? What happens if consideration and object of an agreement is unlawful in part? Object है, consideration and object are unlawful in part. So section 24 says, इसमें courts ने क्या interpret किया? पहले courts have interpreted section 24 in slightly different manner. Firstly we'll see कि what section 24 says. Section 24 says, if any part of single consideration for one or more objects or any one or any part of one of several consideration for single object is unlawful, the agreement is void. तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने सेक्शन 24 में? सेक्शन 24 में कहा है कि अगर कोई भी पार्ट एक कॉन्सिडरेशन का या फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स या फिर है कि सेवरल कॉन्सिडरेशन का कोई भी पार्ट अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट क्या होएगा? वॉइड होएगा। एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है, पार्ट। लेकिन कोर्ट्स क्या कहते हैं? कोर्ट सेज कि इफ़ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज़ लॉफुल एंड पार्ट ऑफ इट इज़ अनलॉफुल, और वो अगर सेपरेट किए जा सकते हैं, देन पार्ट विच इज़ अनलॉफुल विल ओनली बी वॉइड एंड अदर कैन बी इन्फोर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ हाउस ऑन रेंट। आपने एक घर रेंट पे लिया है, जिसमें आपने कहा कि ग्राउंड फ्लोर आप रहने के लिए यूज़ करोगे, फर्स्ट फ्लोर है यू विल यूज़ फॉर दी प्रोस्टिट्यूट्स। ग्राउंड फ्लोर का रेंट 5000 है, फर्स्ट फ्लोर का 10,000 है सपोज़। तो इस टाइम पे ये आपका जो कॉन्सिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है घर रेंट लेने का, वो सेपरेट हो सकता है क्योंकि रेंट अलग अलग है। तो एक जो आप रेजिडेंस के लिए ले रहे हो दैट कैन बी इन्फोर्स्ड, और जो आप प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ले रहे हो दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ वॉइड। क्लियर नाउ दी इफ़ अगर यही एग्जांपल हो, अगर पूरे घर का रेंट ही 10,000 है, सेपरेट नहीं हो सकता, तो होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड।
Now see illustration to section 24. It says A promises to superintend on behalf of B, a legal manufacturer of indigo, and an illegal traffic in other articles. B promises to pay a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and consideration for B's promises being in part unlawful. Is it clear? So here we wind up this session. In this session we have we were talking about the essential elements of contract, and we have done with that object and consideration of the contract is legal and it must not be opposed to public policy. तो object and consideration अगर contract का unlawful है, then your agreement is void. Is it clear? Now next is terms of the contract are certain. कि जो आपकी contract की terms हैं ये certain होनी चाहिए, clear होनी चाहिए. ठीक है, certain है, clear होनी चाहिए, otherwise your agreement will be void. Section 29 में ही है ये आपका. Now in next session we are going to discuss void agreements. We are going to discuss void agreements. Thank you.